why do men wake up with erections? It's important. I look at penises all day. That's my job. क्योंकि 6-6 साल 7-7 साल पढ़े लिखे लोग सेक्सलेस मैरिज का शिकार हैं. सेक्स हुआ ही नहीं सर. जिम जाने वाले लोग जो प्रोफेशनली इसको फॉलो करते हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है कि उनका सेक्सुअल ऑर्गन श्रिंक कर जाते हैं. मतलब जितने भी लोगों के हम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह से ही बनी है, यू आर श्योर दैट दे विल हैव अ बैड सेक्स लाइफ. दे आर इंडीड हैविंग अ बैड सेक्स लाइफ मैडम. एथलीट को बोला जाता है भाई डिस्चार्ज मत करना 1 हफ्ते तक. Okay. You will gain more energy, you will gain more testosterone power because People of which age group are most sexually active? 40 to 50 years. That's strange. 42 साल का पेशेंट है, resides at US, शादी नहीं करना चाहता. अब मैं सिर्फ और सिर्फ हर नेशनैलिटी की फीमेल्स को ट्राई करना चाहता हूँ. आदमी है, he should be hygienic, पसीने की स्मेल नहीं होनी चाहिए. That's the biggest turn off. फीमेल्स में अगर वो किचन में है तो मसालों की स्मेल नहीं होनी चाहिए. That's the biggest turn off. 27 positions वाली किताब देख रहे हैं आजकल, वो मार्केटिंग चल रही है, ये पोजीशन वो पोजीशन, कुछ नहीं है. You will end up getting a penile fracture itself. In your study as a doctor, ऐसी कौन सी चीज़ है which you feel that females desire secretly in bed but वो कभी बताती नहीं है? लास्ट पॉडकास्ट हमारा आई गेस 3.5 मिलियन व्यूज पे पहुंच चुका है. पीपल लव्ड इट. और सबसे अच्छी चीज ये थी कि पीपल ऑफ ऑल एजेस हैव कमेंटेड कि उनको बहुत अच्छे इनसाइट्स मिले उस पॉडकास्ट से. दैट वाज वेरी एजुकेशनल. हम अगर बात करेंगे ना, तो जितना हमने बात किया, ऐसा जितने टॉपिक्स पे बात किया वो बहुत अच्छा था और बहुत लोगों को उसमें हेल्प मिली है मेरे को लगता है. सो मोर देन अ पॉडकास्ट, इट वाज अ एजुकेशनल वीडियो फॉर पीपल, एन आई ओपनर फॉर द पीपल. राइट. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सो टेल मी दैट कैन मास्टरबेशन बूस्ट योर सेक्स लाइफ या इट इम्पैक्ट्स इट एडवर्सली? ऐसा नहीं है, बूस्ट नहीं करता है, ये तो फॉर श्योर है. बहुत लोग इस चीज को कहते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर को आप ओवरकम कर सकते हो मास्टरबेशन से, उसका रिस्क कम हो जाता है मास्टरबेशन से. या फिर ऑब्वियसली एक ग्लैंड है जो कि पेशाब की नली और जो वीर की नली है दोनों उसी ग्लैंड के थ्रू ही जाती हैं और उसके बाद बाहर सेम नली से ही चाहे सीमन हो जाए या यूरिन हो जाए आती है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ओवरटली यूज करने लगो. अगर हम इस चीज को प्रमोट करेंगे कि मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ, तो कहीं ना कहीं जो वो हार्मोन है, सीमन एज अ हार्मोन, वो कितने स्टेप्स के बाद बना है, वो इंपॉर्टेंट है देखना कि उस हार्मोन का यूज क्या है. सो मास्टरबेशन बेसिकली बहुत ज्यादा अगर किया जाएगा तो खराब है. मास्टरबेशन अगर नहीं किया जाएगा तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे. ऐसा नहीं होता कि इनफर्टाइल हो जाए आदमी, ऐसा नहीं होता कि बाहर नहीं निकल सकता हार्मोन. नाइटफॉल एक जो ये प्रक्रिया है वो इसकी एक ऑटोमेटिक मतलब डिस्चार्ज की प्रक्रिया है. अगर आप नहीं भी करते हो तो भी अपने आप हो जाता है, लेकिन अगर नाइटफॉल भी ज्यादा हो जाए तो भी वो एक इशू माना जाएगा. आपने भी जैसे सीमन रिटेंशन की बात करी, तो इसके कुछ प्रूवन बेनिफिट्स भी हैं. जैसे आप कह रहे हो कि अगर इफ यू मास्टरबेट देन डेफिनेटली वो आपकी सेक्स लाइफ को बूस्ट तो नहीं कर रहा है, बट अगर हम सीमन को रिटेन कर रहे हैं, सीमन रिटेंशन से क्या उसके कुछ प्रूवन बेनिफिट्स हैं या फिर सिर्फ वो प्लेसिबो इफेक्ट है? ये प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है. सबसे पहले तो हम अगर अभी प्रूफ के बारे में नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं. अगर हम एंशिएंट उसमें चले जाएं, गुरुकुल में कंसेप्ट था ब्रह्मचर्य का. 18 साल तक या 16 साल तक समथिंग वाज देयर कि ब्रह्मचर्य फॉलो करवाते थे. ब्रह्मचर्य का मतलब ही यही होता है कि आप कुछ भी अपने शरीर से बाहर ना निकालें, दैट मींस मास्टरबेट ना करें. अगर हम प्रूफ्स की बात करेंगे तो सबसे बड़े कल्चर की बात करेंगे, नो फैप कल्चर. कहां से आया? वेस्ट से आया. प्रूफ हुए कि भाई बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा था, उनकी जनरेशन्स में एक प्रॉब्लम आ रही थी इंफर्टिलिटी की, इंफर्टिलिटी रेज हो रहा था, सेक्सुअल डिसफंक्शन रेज हो रहा था, तो नो फैप कल्चर आ गया जहां पे लोग मास्टरबेट नहीं कर रहे हैं और 1-1 महीना 2-2 महीना 3-3 महीने तक नहीं कर रहे हैं. तो ये सारा जो कल्चर एक कल्ट चला है, ये सब प्रोवन इफेक्ट्स के हिसाब से चला है कि अगर आपकी मेंटल वेलबींग पे आपके बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है इससे, अगर आप रोज मास्टरबेट कर रहे हो, ऑन द कॉन्ट्रेरी वीक में 1 या 2 बार कर रहे हो, मतलब मोर ऑफ आदत से ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो उस चीज को, तो इसका मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ा है. जो लोग बहुत वीक फील कर रहे थे वो अब बेटर है.
सोचने की क्षमता ज्यादा है, रिटेंशन पावर ज्यादा है ब्रेन में, और मोर ओवर आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो। जब कभी भी आपको परफॉर्म भी करना होता है तो आप डरते नहीं हो उस चीज से कि मुझे तो सिर्फ मास्टरबेशन की आदत है, मैं तो कैसे सेक्सुअल पेनिट्रेशन पे जा सकता हूँ। आपने बीच में एक बात और करी थी कि वो जो हार्मोन है उसको बनने का प्रोसेस क्या है, सीमेन का प्रोसेस क्या है, तो आप ब्रीफली बताओ। ओके, सो अगर हम इसको बात करें ना कि अगर आयुर्वेद के हिसाब से क्या करेंगे, माय फादर बीइंग एन आयुर्वेदाचार्य, वाइस प्रेसिडेंट अवॉर्डेड डॉक्टर, वो उन्होंने इन्हीं सब चीजों के ऊपर रिसर्च करी है। हमने जितनी भी केस स्टडीज पब्लिश करी हैं वो सब इन्हीं सब चीजों पे हमने करी हैं। मोर ओवर जो ब्लड है, ब्लड से लेकर सीमन बनने तक की प्रक्रिया वैसी ही प्रक्रिया है जैसे दूध से घी बनता है। अगर आप दूध के बाई प्रोडक्ट्स कह लो कि सर पनीर है, छेना है या दही है, लेकिन अगर एंड बाय प्रोडक्ट आप कहिए तो एंड बाय प्रोडक्ट है घी। क्या घी के बाद कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता। सो आइडियली इसमें 7 स्टेप्स रहते हैं विच इंक्लूड्स प्लाज्मा, ब्लड, मसल, फैट, बोन, बोन मैरो एंड देन सीमन। तो अब अगर इन 7 स्टेप्स के बाद में कोई भी हार्मोन बना है, आप उसको खुद से सोच के देखिए कितना जरूरी है उसको अपने शरीर से बाहर निकालना। वो आपके शरीर में रह के ज्यादा पोषण देगा, ज्यादा आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। अगर हम उसको सेव करके नहीं चलेंगे, सेव गार्ड करके नहीं चलेंगे और रोज उसको अगर डिस्चार्ज करेंगे तो समवेयर द डेफिसिट जो आपके मेंटल हेल्थ और आपके फिजिकल हेल्थ में आएगा वो बहुत दूर नहीं, मेरे ख्याल से विद इन 5-10 ईयर्स आपको देखने को मिल जाता है। Is it true that doing sex कोई competition से पहले या कोई sport से पहले it can negatively affect our athletic performance? जैसा कि हमने बात किया था ना कि ब्लड प्लाज्मा से सीमन तक का सफर बहुत क्रूशियल सफर है, और एंड में आपके बोन मैरो के भी बाद, बोन मैरो इज कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बोन मैरो के बाद में सीमन का स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट आया है। राइट। पेनिट्रेटिव सेक्स एथलेटिक परफॉर्मेंस को डेफिनेटली डाउन करता है क्योंकि सीमन बाहर चला गया, रिकवरी सिस्टम बॉडी में चालू हो गया। लेकिन अगर एथलीट रिकवरी सिस्टम के टाइम पे अपना बेस्ट देने की बात कहेगा तो अपने आप में वो दोनों ऑपोजिट चीज है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर एथलीट को बोला जाता है भाई डिस्चार्ज मत करना 1 हफ्ते तक, यू विल gain more energy, you will gain more testosterone power because testosterone in itself is a power hormone for a male. अगर हम बात करेंगे आर्मी में तो जवान में टेस्टोस्टेरोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जवान में हर साल जो टेस्ट होते हैं, हर 6 महीने पे जो टेस्ट होते हैं, अगर टेस्टोस्टेरोन कम आ रहा है तो उनको टेस्टोस्टेरोन की थेरेपीज दी जाती है, उनको बूस्ट करने को बोला जाता है, एफर्ट्स करने को बोला जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, सेक्सुअल हार्मोन या फिर स्पर्म या सीमन डिपेंडेंट होती हैं कि आपकी एनर्जी जितनी देर तक वो अंदर है, अगर वो अच्छे रेंजेस में है तो अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस भी गिर जाएगी। जो बच्चे भी आजकल आप देखते हो कि मास्टरबेट करने के बाद बोलते हैं कि सर मेरे को याद बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो उनका एक डल फेज है, उसके बाद उनकी रिटेंशन पावर नहीं रह जाती है। तो ये भी नहीं करना चाहिए। जो बच्चे लोग कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए मास्टरबेट कर रहे हैं, उनको वो भी नहीं करनी चाहिए। एथलीट्स तो खैर इज अ नो शो ओनली। अब थोड़ा सा जिमिंग की तरफ चलते हैं। सो डू यू थिंक कि जिमिंग एंड हाई प्रोटीन डाइट कैन इम्पैक्ट सेक्सुअल परफॉर्मेंस? देखिए डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है इसका, जिमिंग इज वेरी गुड। ओके, हाई प्रोटीन डाइट जो अभी आपने बोला ना, जो कि अब इसमें केराटिन या फिर प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन या फिर एनाबॉलिक टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड्स या एनाबॉलिक ये जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें जितनी भी आप जिमिंग में खा रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी सेक्स लाइफ को हिंडर कर रहा है। और लेट जो 45 है 50 इयर्स है उन पे आपको एक तरीके से बिल्कुल डेड की स्थिति में ले आता है, जो कि श्रिंकेज सिंड्रोम के जरिए हो रहा है, श्रिंक हो जाता है पेनिस बिल्कुल। और ये सब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के ही साइड इफेक्ट्स हमने देखे हैं, क्योंकि इसका एक बहुत ही, अगर हम साइंटिफिक इवैल्यूएशन बात करें कि कोई भी आप अगर HCG के इंजेक्शंस ले रहे हो या टी शॉट्स ले रहे हो, ये आपके ग्रोथ हार्मोन्स जो कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स है उनको डाउन कर देता है।
आपके गोनाड्स जो हैं, जो आपके टेस्टिस हैं, उनको श्रिंक कर देता है। आप अगर इसको मैं आपको केस स्टडी भी दूंगा, उसको अगर आप पढ़ेंगे उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। सो जिम जाने वाले लोग जो प्रोफेशनली इसको फॉलो करते हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है कि उनका सेक्सुअल ऑर्गन श्रिंक कर जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो रेगुलर फ्रंट में जिम जा रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए जा रहे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने स्टेरॉइड लिए है, उनके साथ लेट फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब जितने भी लोगों के हम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिक देखते हैं, जो नेचुरली बनाना मुश्किल है, जो ऑफ कोर्स कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह से ही बनी है, यू आर श्योर दैट दे विल हैव अ बैड सेक्स लाइफ? They are indeed having a bad sex life, madam, because steroid एक टाइम तक 3 साल 4 साल तक आपको एक ऐसा बीस्ट का वो दे सकती है। लेकिन अगर आप उसको लेना छोड़ दोगे तो अगेन बॉडी में मसल अपना शेप लेना छोड़ देगी। कहीं ना कहीं वो एटीपीज जो रिलीज होते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स, वो उतने रिलीज होने बंद हो जाएंगे। आप एक डिक्लाइंड स्टेट पे जाओगे। जिनने लिया हुआ है उनको कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि जितने भी ये जिम्स हैं और जहां पे ट्रेनर्स हैं जो नॉन डॉक्टर्स हैं, जो कि इंजेक्टेबल्स और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या फिर जो भी XYZ प्रोटीन्स और सब कुछ जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनसे ना लें, इसको डॉक्टर के जरिए लें। डॉक्टर आपका बॉडी, BMI, BSA, बहुत अलग अलग मापदंड हैं, उनके हिसाब से आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए हेल्प भी कर सकता है और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसकी राय भी दे सकता है। एंड इसमें स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग का आपको सेक्स लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट दिखता है? ओकेजनल फॉर सोशलाइजिंग, ओकेजनल एक्टिविटीज फॉर लाइक जस्ट अगर आप एक मिंगल करने के लिए अगर ये सब कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रॉब्लम इसमें इम्पैक्ट करेगी। लेकिन अति किसी भी चीज की बुरी है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। आप अगर बहुत ज्यादा बर्गर्स भी खाने लगोगे तो भी आपको अलग से परेशानी होगी। तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग पे तो लिखा हुआ है कि यू विल डाई यंगर। तो कम करना चाहिए, ओकेजनल करना चाहिए। ट्राइंग इज नॉट बैड, लेकिन ना ट्राई करें वही सबसे बड़ी राय है। ओके, सो टेल मी समथिंग दैट ऐसा कोई नेचुरल थ्रू सम एक्सरसाइज और थ्रू सम डाइट कुछ ऐसा तरीका होता है जैसे यू कैन मे बी इंक्रीज योर ब्रेस्ट साइज और यू कैन इंक्रीज योर पीनस साइज? मोरओवर बहुत सारी ऐसी थ्योरीज कहती हैं बादाम खाने से ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज कहती हैं कि मोरओवर कुछ एक वो लौंग का तेल लगाने से पेनिस का साइज इंक्रीज होता है। बट अगर हम अपने जनरल एक्सपीरियंस में बात करें, हम 1926 से आज 2025 में बैठे हैं। एक 99 साल का सफर तय किया हमने। इसमें और कुछ नहीं देखा हमने, सिर्फ सेक्सुअल रिलेटेड पेशेंट्स देखे हैं। चाहे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हो, चाहे मैं हूं। इस पूरी जनरेशन, 4 जनरेशंस में जितना हमने असेस किया है, जितने लोगों ने इन सब चीजों को किया है, उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। लौंग में बहुत गर्माहट होती है तो नसों को जला देता है। अब वो जलाता है तो इंटर्न नई नसें बनने की प्रक्रिया बॉडी खुद ब खुद क्रिएट करती है। उसको एंजियोजेनेसिस कहते हैं। लोगों को इनिशियली एकदम से रिजल्ट्स आने लगता है कि ये सर मैंने किया था, जो टाइटनेस नहीं थी वो आ गया। लेकिन ग्रेजुअल डिक्लाइन जब होता है कि जो नसें जल गई हैं, बार बार जल रही हैं, तो वहां पे डेब्रिस भी बनेगी, डेड स्किन भी बनेगी। वो डेड स्किन ब्लॉकेज का काम कर देती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ब्रेस्ट साइज में भी हम बोलेंगे तो ब्रेस्ट इज व्हाट? मैमरी ग्लैंड्स एंड फैट। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, मैमरी ग्लैंड्स है और फैट है। आपकी होल बॉडी डिपेंड करती है कि आपका किस बॉडी में कितना फैट जा रहा है। तो कुछ भी अलोन खाने से, खाना तो पेट में ही जा रहा है, लेकिन सिर्फ ब्रेस्ट के एरिया में वो फैट डिसॉल्व कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा किसी चीज में पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल हो जाए तो कैंसर के ट्रीटमेंट्स भी पॉसिबल हो जाएंगे सिर्फ दवाइयों से। So doctor, tell me something. Why do men wake up with erections? मतलब क्या it is purely hormonal या फिर इसका कुछ और भी रीजन है? मॉर्निंग वुड्स, मॉर्निंग बोनर, मॉर्निंग इरेक्शंस, कई तरीके की टर्मिनोलॉजीज लोग मेरे से जब कंसल्ट करते हैं तो बताते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो लोगों को सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोग बोलते हैं कि भाई सेल्फ इवैल्यूएट करो, अपने ब्रेस्ट को आप टच करके देखो और कहीं ना कहीं उसमें कोई लंप है, गो एंड सी अ डॉक्टर। सिमिलरली अगर हम मेल सेक्सुअल फंक्शन की बात करें,
तो उसमें मॉर्निंग वुड्स का बहुत बड़ा रोल है। मॉर्निंग वुड्स का मतलब होता है कि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्म बनाने की प्रक्रिया है, आपकी ओवरऑल हार्मोनल साइकिल्स, जो कि आपकी ग्रोथ हार्मोन्स हैं, LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, FSH, या फिर आपके जनरल वेलबींग सही चल रही है कि नहीं चल रही है। लेकिन इसको बहुत ज्यादा मिथ भी बनाना बहुत नुकसानदेह है। कि लोग कहते हैं कि सर मेरे को पास कॉल आई थी, मेरे असिस्टेंट के पास कॉल आई थी, उन्होंने बोला कि सर 5 दिन हो गए मेरे को मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आया। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत लोग इस चीज के लिए भी ट्रीटमेंट, आप इधर उधर आप एड्स देखोगे और ये सब करोगे, बहुत लोग इस चीज के लिए भी ट्रीटमेंट दे देते हैं कि लो ये दवा ले लो, ये टाडालाफिल ले लो, ये सिल्डेनाफिल ले लो। लेकिन इस चीज को साइकोजेनिक इवैल्यूएशन से ट्रीट किया जा सकता है। थोड़ा सा योगा करिए, थोड़ा सा अपनी फूडिंग हैबिट्स ठीक करिए, 5 दिन के डिस्फंक्शन को कोई डिस्फंक्शन नहीं माना जाता अनटिल अनलेस वो 3 महीने या 6 महीने तक है। इनफर्टिलिटी भी हम तब डायग्नोस करते हैं किसी भी कपल को अगर बच्चे नहीं हो रहे। ये नहीं कि 1 महीना हो गया शादी को और हमने डायग्नोस कर दिया, नहीं, 6 महीना एक मिनिमम बताया गया है, तब उसके बाद डायग्नोस होती है कि यस सर इट इज कंक्लूडेड इनटू इंफर्टिलिटी, प्राइमरी इंफर्टिलिटी, सेकेंडरी इंफर्टिलिटी। तो मॉर्निंग वुड्स आर एक मापदंड है मेल इंफर्टिलिटी या मेल फर्टिलिटी को बैलेंस करने का। लेकिन जिनके 3 महीने से ज्यादा मॉर्निंग इरेक्शंस या पेनिस में रिटेंशन पावर नहीं आ रही है, पेनिस श्रिंक हो रहे हैं, उनको मेडिकल अटेंशन की बहुत आवश्यक है। और जिनके आ रहे हैं और जो एक अच्छी एज पे हैं अपनी, उनको कोई भी समस्या नहीं है, वो एंजॉय करें अपनी लाइफ को एंड दे आर वेरी मच गुड टू गो। ओके, ऑल्सो टेल मी कि इज इट, ये बस एक मिथ है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है दैट इफ a woman is having frequent sex then vaginal muscles can become loose? नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वजाइनल मसल अलोन इन द बॉडी इज द मसल जो सबसे ज्यादा स्ट्रेच हो सकती है। एक बच्चे का सर का डायामीटर आप देखो, क्योंकि वजाइनल डिलीवरीज में क्या होगा, सर्विक्स से वजाइना से होते हुए बच्चा बाहर आएगा। आप इतना बड़ा बच्चा अगर वजाइना से वो करे तो आप उसकी इलास्टिसिटी को इमेजिन कर सकते हो कितनी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी बहुत रफ सेक्स, बहुत मल्टीपल मतलब पार्टनर सेक्स, तो उससे क्या होता है, लेबिया माइनोरा और मेजोरा जो आगे वाले फ्रंट होते हैं वो लूज हो जाते हैं। अंदर अगर जो मसल्स हैं वो अपने आप को इतनी जल्दी लूज नहीं होने देते, बिकॉज उसमें एक मतलब जिसे कहेंगे कि एक रिपेयर सिस्टम का काम करता है, बिकॉज हाईली वैस्कुलराइज्ड रहती है, जैसे आपकी मुंह की स्किन, ठीक है, कि हाईली वैस्कुलराइज्ड रहती है। ऐसा नहीं है कि मुंह का आपका चबाने का स्ट्रक्चर ढीला पड़ जाएगा अगर आप बूढ़े होंगे, नहीं, दांत वांत में प्रॉब्लम आ सकती है। सिमिलरली अगर हम वजाइनल लूजनिंग की बात करेंगे, यस दिस अकर्स पोस्ट मेनोपॉजल, सबसे ज्यादा अकर होता है जो लोग 45, जो फीमेल्स 45 साल 50 साल के ऊपर हैं, पोस्ट मेनोपॉज के बाद उतने हार्मोन्स वहां पे जाने कम हो जाते हैं, तो ड्राइनेस आने लगती है, लूजनिंग आने लगती है। दिस हैपेंस आफ्टर डिलीवरी। अगर हम पोस्टपार्टम बोले, पोस्ट बच्चे की डिलीवरी, अगर वजाइनल डिलीवरी हुई है तो होता है, लेकिन वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वापस से नेचुरल स्टेट में आ जाता है, क्योंकि उसकी खुद की क्षमता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स की बात करेंगे, क्योंकि 3 ही रीजन है, पोस्ट मेनोपॉजल जिनके मेनोपॉज, जिनके मेंसेस बंद हो गए हैं, पोस्ट पार्टम जो डिलीवरी वजाइनल डिलीवरी हुई है जिनकी, वो भी ठीक हो जाता है, और पोस्ट अगर हम बात करेंगे जो टीन एज के बाद में बहुत एक्सेसिव जो सेक्सुअल एक्टिविटी लोग कर रहे हैं और मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं, बिकॉज अलग अलग एंगल से अलग अलग उन चीज को स्ट्रेच करना या कुछ भी करना, ये अलग अलग लोगों के साथ पॉसिबल है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर सिंगल सेक्स पार्टनर है, जनरली ये प्रॉब्लम्स लूजनिंग की नहीं आती, लेकिन टाइटनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऑर्गेजम में भी आपको एक बहुत बड़ा एक लॉस देती है। अगर लूजनिंग होगी तो सामने वाले मेल को भी ऑर्गेजम नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। तो उसी के लिए टेक्नोलॉजी है एक एल्मा डुओ, जिसको अभी हम लोग पहली बार उत्तर प्रदेश में लेके आए हैं अपनी क्लिनिक में। ये टेक्नोलॉजी से विद इन 6 सिटिंग्स, हम लोग 3 सिटिंग्स मानते हैं क्योंकि रिजल्ट्स हमको 3 सिटिंग्स में आ गए। 15 मिनट के सेशंस, जो क्लिटोरस वाला एंड है उसके ऊपर हम लोग देते हैं 15 मिनट के सेशंस, कोई चीरा सुई नहीं लगती, और हम उसके ऊपर प्लेस करते हैं। नर्व एंडिंग्स को रिजेनरेट कर देता है, फ्लूइड रिटेंशन को रिजेनरेट कर देता है, एंड विद इन लाइक 3 वीक्स पीपल मतलब अपनी आंखों के सामने बोलते हैं कि सर इट हैज, कपल्स बोलते हैं मेरे को, सर इट हैज ग्रोन लाइक एनीथिंग।
तो ये पोस्ट मेनोपॉज में भी देखा गया है। तो अच्छा। अगर लूजनिंग होती है तो उसका सोल्यूशन भी है, और नर्व एंडिंग्स को मैनेज करना उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है। पास में भी आपने काफी अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया, जी। बट इस इंडस्ट्री में ऐसे कौन सी ट्रीटमेंट्स आप देख रहे हैं जो एकदम खराब है और लोगों को नहीं कराने चाहिए? पेनिस के ऊपर फिलर्स कराने लगे हैं। अच्छा। लोग अपनी लेबियाज में फिलर्स कराने लगे हैं। लोग अननेसेसरी फिलर्स से क्या होता है? फिलर्स से आपको मतलब आई बैगी हो जाती हैं, अगर आप फिलर्स लगवाते हो तो एकदम से फूल जाता है। सो दे टेंड टू इंजेक्ट सम फ्लूइड इनसाइड, और फिलर्स के लेवल पे वो चीज नॉर्मल लगने लगती है, जो एक्टर एक्ट्रेसेस कराते हैं जनरली, कि उनके कोई भी रिंकल्स नहीं दिखते आपको, तो रिंकल्स को फिल करने की जगह अब ये पेनाइल फिलर्स भी होने लगे हैं टू मेक योर पेनिस लुक थिकर, कि जब ब्लड फ्लो उसमें आएगा, जब उसमें हाई इंटेंसिटी ब्लड फ्लो रहेगा तो इट विल बी मोर थिक। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे आए हैं। आप अपना नेचुरल कॉन्फिडेंस खो देते हो। आपका पेनिस एक अगर गलत फिलर्स हो जाए, आपने देखा होगा जो लिप्स के फिलर्स होते हैं किसी किसी के गलत हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के भी डिजास्टर हो जाता है, गलत हो जाते हैं, और मोर ओवर वो बैकलैश का भी एक सामना करना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको दुनिया को नहीं दिखाना है, हाँ। इसमें आपको खुद का कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। तो कोई भी सुई लगाना या कोई भी चीरा लगाना पेनिस के ऊपर, जब तक मेडिकल एनालिसिस उसकी प्रॉपर नहीं है तब तक ठीक नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको फिलर्स करा लो, ये करा लो, लेकिन जो अगर खराब टेक्नोलॉजीज तो ये वाली हो गई कि कुछ भी और कैसे भी आप अपने सेक्सुअल ऑर्गन पे करवा लो। लेकिन अगर गुड टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो इसमें इरेक्टी केयर प्रो, जिसका पेटेंट हमें रिसेंटली अभी 9 years बैक वी अप्लाइड फॉर इट एंड हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, और एल्मा डुओ, इन दोनों के जरिए एक कॉम्बिनेशन थेरेपी के जरिए हम मेल इनफर्टिलिटी या मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन या फीमेल इनफर्टिलिटी, दोनों को मैनेज कर पा रहे हैं, और विद इन लाइक 3 weeks और 4 weeks उस चीज को मैनेज कर लेते हैं। उसके ट्रेमेंडस रिजल्ट्स हैं। So I was searching the internet कि what are the most common problems which women face अपनी sexual health से related, तो उसमें मैंने ये देखा कि vaginal dryness is also a silent problem जो बहुत सारी women face करती हैं। तो क्या reasons है उसके and how to cope up? Reasons vaginal dryness के सबसे बड़ा रीजन यही है कि सेक्स लाइफ बहुत ज्यादा एक बैक फुट पे चली गई है लोगों की। Okay. बहुत वीक सेक्स लाइफ है, और मोर ओवर पेनिट्रेटिव सेक्स बहुत ज्यादा नहीं होती है, और फीमेल्स को मास्टरबेट करने की इतना ज्यादा आदत नहीं थी पहले, या अब की बात अगर करें, क्योंकि सेल्फ ऑर्गेजम से उतना ज्यादा फ्लो नहीं मिल पाता है। ड्राई ऑर्गेजम और ड्राइनेस इन द वजाइना, ये दोनों एक तरीके से प्रॉब्लम एक ही है, कि जब पूरी तरीके से फ्लूइड रिलीज नहीं हो पाता, लुब्रिकेंसी वजाइनल एरिया में डेवलप नहीं हो पाती, तो ये प्रॉब्लम आने लगती है कि उनको फील होना बंद हो जाता है। Okay. और ये तब होता है जब हमारी वीकली सेक्स लाइफ अगर 1-2 बार नहीं है, 3 बार नहीं है, या ऑल्टरनेट डेज नहीं है, या अगर हम एक बार भी मान लें एक वीक में, तो भी वो वजाइनल ड्राइनेस नहीं आ पाएगी। लेकिन जो फीमेल्स अपने घर में बहुत बिजी हो गई हैं, और 45 साल 50 साल पे एकदम से जब आता है कि एक सेल्फ रियलाइजेशन आता है कि भाई वी नीड समथिंग, एक मेल को भी रियलाइजेशन आता है एक स्टैचर के आने के बाद कि नहीं भाई जीवन में सब कुछ अटेन कर लिया, लेकिन इसको हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर समथिंग एल्स। वहां पे इन सब चीजों पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब जो स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसी फीमेल्स में बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ी है, अल्कोहल की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इसकी वजह से भी डिसफंक्शंस आ रहे हैं, और वजाइनल ड्राइंग, या आप मेल्स में भी स्मोकिंग की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। जो प्रीकम आता है, प्रीकम बहुत एक्सेसिवली निकलने लगता है, या फिर प्रीकम बहुत कम निकलता है, तो वो ड्राइनेस इतनी डेवलप रहती है कि वो पेनिट्रेशन विदाउट एनी जेल्स, आपने जो सुना होगा आजकल मार्केट में ये जेल्स आ रहे हैं, लुब्रिकेटेड आ रहे हैं, ये आ रहा है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ड्राइनेस है, वरना इसकी जनरली जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि पेनिस में प्रीकम आता है, वजाइना में फ्लूइड होता है, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम डेवलप करते हैं। तो उस सिस्टम को ही हम लोग अगर नेचुरली गेन करते रहेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। अगर नेचुरल गेन नहीं हो पा रहा है तो कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ जो अप्लाइड जो मोनोक्रोमैटिक पार्टिकल्स होते हैं उन सबको हम अप्लाई कर सकते हैं, प्रोटोकॉल के तहत उसको फॉलो कर सकते हैं और ठीक हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और एक चीज और बताइए, दैट द इंटेंसिटी ऑफ अ वुमेन्स ऑर्गेजम इज आल्सो डिटरमाइंड दैट हाउ मच इमोशनली अटैच्ड शी इज टू हर पार्टनर। जरूरी ये चीज सबके लिए नहीं है मैडम,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्सपोजर कितना है. ऑब्वियसली द बेटर सिंक यू हैव विद द पार्टनर, द बेटर ऑर्गेज्म. The better sync, the better respect you have between the partners, the better you will feel, because वो जो orgasm है वो अपने आप में ही एक शरीर को एकदम से आत्मा जब छोड़ देती है, वो वैसी वाली फीलिंग है अपने आप में, जो कि मेल्स को भी आती है. इसीलिए वो आपने उनकी वो संभोग से समाधि तक आपने ओशो साहब की सुनी होगी. तो क्यों है समाधि, क्या होती है? when you attain something. तो when you ejaculate और when females have orgasm, तो वहां पे वैसी फीलिंग आती है. अगर एक इमोशनल गुड पार्ट होगा सामने वाले पार्टनर के साथ में, या आप उसको रिस्पेक्ट बहुत करते हो, या फिर आप उसको बहुत एक हायर पेडेस्ट्रल पे रखते हो, तो आपके ऑर्गेज्म के चांसेस, आपके गुड सेक्स लाइफ के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं. और होना भी चाहिए. किसी के भी साथ या कहीं भी जाके अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करना वाया सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन वैसे भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं माना गया है. ओके. तो इसको बहुत चूजी रहना चाहिए इस चीज में. मैंने बताया ना, व्हाटएवर गोज इनसाइड योर बॉडी, चाहे वो खाना हो, चाहे वो सेक्सुअल पेनिट्रेशन हो, यू हैव टू टेक केयर व्हाट इट इज, हाउ इट इज, लाइक वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. और अगर जरूरी है तो इमोशनल एक बॉन्डिंग होनी चाहिए उनके साथ. और इसमें फेक ऑर्गेजम्स के भी बहुत एक डिस्कशन है ओवर द इंटरनेट, दैट अगर इफ अ वुमन इज फेकिंग हर ऑर्गेज्म तो क्या इट अफेक्ट्स द रिलेशनशिप एडवर्सली, या फिर वो हमेशा साइलेंट ही रहती है उस बारे में? ऐसा नहीं है. देखिए, फेक ऑर्गेजम्स क्यों होते हैं, रीजन क्या है? क्योंकि वो अपने मेल पार्टनर को रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि वो उसको लेट डाउन नहीं करना चाहती, क्योंकि वो उनको नीचा नहीं दिखाना चाहती कि भाई तुमसे कुछ नहीं हो पाता है. हम पिक्चरों में देखते हैं, इतनी इजीली बोल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की इंडियन फीमेल्स ऐसे नहीं बोलती. भाई आज अगर अच्छा सेक्स नहीं हुआ है, पहले तो हो रहा होगा, लेकिन अगर हो सकता है लास्ट वीक बहुत अच्छा हुआ था, इस वीक अगर मैंने थोड़ा फेक भी कर दिया, कि या मेल ने फेक कर दिया या फीमेल ने फेक कर दिया. बहुत बार फीमेल्स अलाउ नहीं करती हैं कि नो, नॉट टुडे, हार्मोनल ऐसी साइकिल्स नहीं चल रही हैं. तो ऐसा नहीं है कि मेल उस चीज को फेक करने लगेगा. भाई बताते हैं. उसी तरीके से फीमेल्स अपने ऑर्गेज्म अगर फेक करती है, अगर इस चीज को रेगुलरली कर रहे हो, तो यू हैव टू टॉक टू योर पार्टनर. अगर इस चीज को अगर आप ओकेजनली कर रहे हो, वेरी रेयर ओकेजन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जहां पे मेल परफॉर्म कभी कभी नहीं कर पाता. कोई मेल अल्फा मेल नहीं होके आया है. हर किसी का काम है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करता होगा. अगर कुछ नहीं भी करता होगा तो भी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है. अगर कहीं और मतलब बिजनेस अगर आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, हर चीज में कहीं ना कहीं स्ट्रेस इन्वॉल्व है, या फिर आपका गट हेल्थ ही खराब है अगर, या फिर आपको ब्लोटिंग हो रही है सिर्फ, उस दिन भी आपकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं जाएगी. लेकिन उसकी वजह से खरी खोटी सुनाना सामने वाले को, उससे बेटर है कि आप उनको लेट डाउन ना करके आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, आप उनको फेक कर देते हो तो ठीक है. लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक कर रहे हो ना, जो कि फीमेल्स में, इंडियन में बहुत ज्यादा है, बहुत लंबे समय तक फेक करती है, उनको पता ही नहीं चलता है, ऐसे ऐसे 10-10, 15-15 साल निकाल देते हैं, तो अपना पीक सेक्स लाइफ निकाल देते हैं. तो ऐसे भी केसेस बहुत सामने आए हैं. तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर रिस्पेक्ट का वो है, बहुत ज्यादा हिंडर नहीं कर रहा है आपको, तो फिर कोई हर्जा भी नहीं. वेरी नाइस. एक बात और बताइए, ऐसा हम सुनते हैं, देखते हैं कि सम पीपल फील डिसगस्टेड या फिर इमोशनली डिटैच्ड फील करते हैं पोस्ट ऑर्गेज्म. तो इसका क्या रीजन आपको लगता है, एंड इज इट नॉर्मल? ये बिल्कुल नॉर्मल है मैडम. सबसे पहले जरूरत क्या है, ऑर्गेज्म क्या चीज है? आपके जो रिसेप्टर्स हैं, डोपामिन रिसेप्टर्स मान लेते हैं, एकदम से अच्छे लगने की फीलिंग आपको आती है, लेकिन उसके बाद यू फील कि भाई आई नीड अ पर्सनल स्पेस. This happens with the female also, this happens with the male also. ये लोगों के एक्सपीरियंस और लोगों की प्रायोरिटी के ऊपर है. कुछ लोग सेक्स के बाद में कडल करना चाहते हैं, कुछ लोग सेक्स के बाद में दूसरी बार सेक्स करना चाहते हैं, कि जो ऑर्गेज्म आया मेरे को वापस से चाहिए. कुछ लोग सेक्स के बाद में डिटैच्ड हो जाते हैं कि नहीं सर, अभी आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, लेट्स हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे. सो इट्स अबाउट योर हार्मोनल फंक्शंस, योर प्रायोरिटीज. आपने कैसे उस चीज को परसीव किया है, कैसे उस चीज को आपने अपने दिमाग में इमेजिन किया है, फैंटेसाइज किया है. लेकिन जो ये फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट है, ये मोर ओवर बहुत ज्यादा
हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं ना, उसके बाद यू टेंड टू फील वेरी काम आफ्टर इजैकुलेशन और आफ्टर ऑर्गेज्म. तो वो कामनेस वाला इफेक्ट आप सेक्लूडेड होके एंजॉय करना चाहते हो. और ये बहुत मेल्स में होता है कि वो उसके बाद में सेक्लूडेड रहना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने में रहना चाहते हैं. इसको फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट का रूप अगर मान लीजिए तो वो भी ठीक है, लेकिन एक थोड़ा समय अगर कोई भी इजैकुलेशन या ऑर्गेज्म के बाद ले रहा है तो वो गलत नहीं है, ठीक है अपने आप में. अच्छा, आई हैव एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन. एज अ सेक्सोलॉजिस्ट, टेल मी वन थिंग which you wish that men should know about sex, and then tell me one thing which women should know about sex. As a sexologist, अगर हम बात करें ना कि जितने लोग भी, अगर मेन की बात करें, जितने लोग भी ये प्रॉब्लम फील कर रहे हैं ना कि सर प्रीमेच्योर की प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, मैं आपको बता रहा हूं प्रीमेच्योर की प्रॉब्लम बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है. ओके. कि अगर आप फर्ज कर लीजिए 40 बार अगर आप पेनिट्रेटिव सेक्स कर रहे हो, 40 टाइम स्ट्रोक कर रहे हो, अगर आप 30 बार में, और आप जानते हो कि मैं 40 टाइम पे इजैकुलेट हो जाऊंगा, आप अगर 30 टाइम्स पे पोजीशन चेंज कर लो, सिमिलरली आप जैसे गाड़ी के गियर चेंज करते हो फॉर द स्मूथ ड्राइविंग, अगर आप पोजीशंस चेंज कर लो 3-4 पोजीशंस, तो वो आपकी एक बहुत अच्छी 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की सेक्स लाइफ बना सकता है. अगर ये मैं बहुत बड़ी एक सीक्रेट बता रहा हूं कि ये अगर लोगों को फॉलो करने लगे, अगर 10 बार भी किसी की पावर है कि सर मैं 10 बार में पेनिट्रेट करके डिस्चार्ज हो जाता हूं, यू स्टॉप एट 5, यू स्टॉप एट 6, यू चेंज द पोजीशन, यू डू सम ट्रिक्स एंड सम काइंड ऑफ लाइक अपने हिसाब से ही आप वो कर सकते हो. अगर आप इतना सा भी कर लेते हो ना, तो आपकी ओवरऑल सेक्सुअल लाइफ ठीक हो जाएगी. आपको कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर इरेक्शन आ रहा है तो बॉडी ठीक है. लेकिन अगर प्रीमेच्योर बहुत ज्यादा है, जिन लोगों को ऑटो इजेक्शन का प्रॉब्लम होता है कि सर हम ओवर सेंसिटिव ग्लैंड्स हैं, हम डिस्चार्ज ही हो जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है. लेकिन जिन लोगों को 40-50 स्ट्रोक वॉल्यूम्स हैं, उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है. तो लोग अगर इस चीज को, गियर शिफ्टिंग वाली टेक्निक को अगर फॉलो करने लग जाए, तो इट वुड बी अ बेटर फ्रंट फॉर देम व्हेन टॉकिंग अबाउट मेल्स. व्हेन टॉकिंग अबाउट फीमेल्स ग्रेटिफिकेशन, जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है, वो हमारे पुराने कामा सूत्र में भी लिखा हुआ है, वो तभी आता है जब फीमेल इज ऑन द टॉप. ओके. इट द पेनिस एज एन ऑर्गन कैन बी टिल्टेड टुवर्ड्स ऊपर, कैन बी टिल्टेड टुवर्ड्स नीचे, कैन बी स्ट्रेट. ओके. अब आपकी जितनी वॉल्स हैं वजाइना की, आप उन सारी वॉल्स को आप अगर ऑन द टॉप हो, अगर फीमेल बीइंग ऑन द टॉप, तो एक तो वो एक शक्ति का एक बहुत बड़ा वो रहता है कि बिकॉज फीमेल इज इन सेल्फ लाइक शक्ति में उस चीज का एक वो लिया गया है. तो एक माइंडसेट वैसा है कि अगर आपके हाथ में वो कंट्रोल है, इफ यू आर ऑन द टॉप ऑफ योर मैन, तो आपको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशंस, ऑर्गेज्म बहुत जल्दी आते हैं. सो प्रीमेच्योर अगर किसी का हो भी रहा है, किसी मेल का, और क्योंकि जनरली इंडियंस में हमने देखा है कि मिशनरी पोजिशन को एक स्टार्टिंग पोजीशन माना गया है. ऐसा नहीं था, ऐसा पहले कभी नहीं था. मिशनरी पोजीशन, men being on the top, was never the starting of the sex life. अगर डीप इनसाइड कामा सूत्रा में जाओगे, डिफरेंट पोजीशंस होती थी, बट men was never on the top. Okay, I was seeing एक रील ओशो की भी, and he was telling this कि ये missionary is bought by Christian missionaries. Yes. अब आई डोंट नो अबाउट दैट, उसका कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है. आई डोंट नो है भी कि नहीं है, मैंने उसके बारे में रिसर्च नहीं करी. बट अगर हम कामा सूत्रा की तरफ जाएंगे, ओशो साहब भी अच्छी बात कर रहे थे, कुछ भी गलत नहीं बोल गए. तो अगर हम कामा सूत्र भी जाएंगे, अब जो बेसिक सी बहुत हमारी नॉलेज है अबाउट सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, हाउ सेक्स शुड बी डन, व्हाट इट इज एंड व्हाट इट एक्चुअली डिनोट्स, आपकी पर्सनालिटी क्या डिनोट करता है, सिर्फ वही चीज नहीं डिनोट करता है, वो एक आपकी इंटरनल पर्सनालिटी है, इंटरनल कॉन्फिडेंस है. ऑन द कॉन्ट्ररी, आप कहीं भी और कैसे भी जाके मास्टरबेट कर रहे हो या सेक्स कर रहे हो, वो एक तरीके से आप अपनी चीजों को वेस्ट कर रहे हो, आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो. बट उनका तो कहना ये था दैट मिशनरी करना ही नहीं चाहिए उनको, मतलब मतलब देखिए, इट इज अ सेक्सुअल पोजीशन. अगर अच्छी सेक्स पोजीशंस की हम बात करें तो 7-8 ही हैं जो कि एक एवरेज लोग कर पाएंगे. अब अल्फा मेल और हर कोई नहीं है. लोग 97 पोजीशंस वाली किताब देख रहे हैं आजकल, वो मार्केटिंग चल रही है, ये पोजीशन वो पोजीशन, कुछ नहीं है. यू विल एंड अप गेटिंग अ पेनाइल फ्रैक्चर इटसेल्फ.
बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल, क्योंकि सेडिज्म आप अगर उसमें देखोगे ना, BDSM, सो BDSM इज व्हाट, एक तरीके की सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन करने की तकनीकें हैं, लेकिन हर कोई वो नहीं करता। अगर आप 4-5-6 पोजीशंस भी अगर आप केटर कर लोगे ना अपनी एक अच्छी कंफर्टेबल स्टेट में, अब भाई अगर किसी की टमी निकली हुई है तो निकली हुई है, यू कांट, और आप वो पोजीशंस, आप कुछ ऐसी पोजीशंस उसके साथ में नहीं कर सकते until unless you have a flexible body। तो अगर आप 4-5-6 पोजीशंस भी अगर सेट कर लेते हो ना, आपकी अच्छी सेक्स लाइफ कहीं नहीं गई है। But people legit get penile fractures. Yes, they do। और आपके पास ऐसे केसेस आते हैं? डेफिनेटली मैडम। अच्छा। आज 99 इयर्स में अगर मैं अपना अगर सिर्फ 10 साल निकाल लूं, हाँ। 10 साल की मेरे एक्सपीरियंस है, उसमें ही मैंने ओपीडी में रोज नहीं बट मंथ में 2-3 ऐसे केसेस होते हैं जो कि पेनाइल फ्रैक्चर कंप्लेंट करते हैं बिकॉज उन्होंने रफ सेक्स या फिर लूज पेनिस के साथ में सेक्स करने की या पेनिट्रेटिव कोशिश करी है, और मोर ओवर वो सामने वाले को दिखाने के लिए करी है कि मैं डिस्चार्ज नहीं हुआ, बट दे टेंड टू डिस्चार्ज बट दे स्टिल गो ऑन, लेकिन वो बताते नहीं है, लेकिन लूज हो जाता है, देन वो एक तरीके से पेनाइल टिश्यूज का रप्चर शुरू हो जाता है। अच्छा। वो दबने लगती है, वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन योर स्टडी एज अ डॉक्टर, ऐसी कौन सी चीज है विच यू फील दैट फीमेल्स डिजायर सीक्रेटली इन बेड बट वो कभी बताती नहीं है? अगर हम सीक्रेट डिजायर्स जो फीमेल मुझे बताती हैं, मतलब मोर ओवर जो कपल काउंसलिंग के टाइम पे अगर बताती हैं, तो वो एक चीज रहती है कि दे वांट देयर मेन टू लास्ट लॉन्ग। Okay. अगर दे कैन, बिकॉज हमारा जो एक परसेप्शन रहा है ना, जो पॉर्न से रहा है, फीमेल्स ने भी देखी है, मेल्स ने भी देखी है कि लास्ट लॉन्ग वाला स्ट्रक्चर रहा है और कुछ नहीं है। इरेक्शंस तो इंटैक्ट रहने ही रहने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन लास्ट लॉन्ग वाला जो एक रहा है ना, कि जैसा वो मॉन कर रही है, जैसा वो मतलब फील कर रही है, या फिर जिस तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा है, वैसे ही एक बार मेरे साथ भी हो। ये लोग बहुत बार ऐसा मेरे से सवाल पूछते हैं कि उनके दिमाग में है लेकिन अपने पार्टनर से नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्वियसली कितना लेजिट रहेगा वो बात करना अपने पार्टनर से कि मैंने ये देखा है और तुम ये करो मेरे साथ। दैट्स नॉट पॉसिबल। बट कपल काउंसलिंग में जब एक फ्रैंकनेस डेवलप हो जाती है, बिकॉज अरेंज मैरिजेस होती हैं, पहले 4-5 साल तो आप बहुत फ्रैंक हो ही नहीं पाते हो, लेकिन उसके बाद में जब एक फ्रैंक एटीट्यूड आता है तो दे बहुत ही दबे शब्दों में मेरे से बोलती हैं कि सर समथिंग दैट कैन मेक हिम लास्ट लॉन्गर, या फिर जो कुछ सर अगर 15-20 मिनट तक भी हम लोग 25 मिनट तक भी अगर हम लोग सेक्स कर सकें तो, बिकॉज आई वॉन्ट टू अटेन दैट ऑर्गेजम, सिर्फ एक नहीं, आई वॉन्ट टू अटेन 3 ऑर्गेजम, कि मैं ऑर्गेजम हो रहा है लेकिन मैं तब भी पेनिट्रेट हो रहा है। तो ये सब चीजों का जो एक फैसिनेट कर रहा है पॉर्न, वो एक फैंटेसीज मेरे सामने आई हैं और ऐसी बहुत लोगों की आई हैं। मेल्स भी करना चाहते हैं वही काम, वैसे ही कि कभी कभी बहुत मेल्स इस चीज को देखते हैं कि मिसट्रीट करना अपने पार्टनर को, या फिर स्लैप करना अपने पार्टनर को, या फिर सबसे ज्यादा जो है कि लोग बाल ग्रैब कर लेना पार्टनर के, उसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का एक मापदंड समझ लिया सबने, जबकि ऐसा नहीं है। Okay. आप किसी के भी, वो तो सामने वाले का है, वो अलाउ करता है नहीं करता है, लेकिन whenever you tend to try all these things, there is a mutual respect that you share. Okay. People usually do one night stands, people usually do anonymous वाला वो जो सेक्सुअल आजकल चल रहा है कि भाई नाम भी नहीं पूछा और सेक्स किया, और जो अपने ग्रेटिफिकेशंस थे उनको पूरा कर लिया। बहुत बार फीमेल ends up getting bruises on her face. ऐसा बहुत बार ये डेटिंग एप्स में, और ये जो फीमेल्स या मेल्स मेरे पास ओपीडी में ऐसे ही मास्क लगा के आ जाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आई मे हैव एसटीडी क्योंकि मेरे साथ ये हुआ। बट ऑब्वियसली अपनी चॉइस से कोई भी गया है तो उस चीज को एलिगेट तो नहीं करेगा। तो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का जो मापदंड है जो पॉर्न ने बना रखा है, वो कहीं ना कहीं गलत है। इसको हमें फैसिनेट नहीं करना चाहिए। जो मेल और फीमेल का लंबे समय तक सेक्सुअल पेनिट्रेशन करने की चाहत है वो गलत नहीं है,
वो अगर 40-50 स्ट्रोक है, रिपीटेड फॉर्म में इंटू 3 इंटू 4 चल रही है, तो भी आप उसको अटेन कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए प्रॉपरली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और वो चीज आसानी से अटेन हो जाती है। आजकल वैसे STDs, एड्स वगैरह ये चीज आप यंग लोगों में भी देख रहे हो, जेनजीज वगैरह में? STDs बहुत ज्यादा देख रहे हैं, नॉट HIVs। हम HIV के टेस्ट करते हैं, जनरली पॉजिटिव नहीं होते हैं बिकॉज HIV टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कम। अच्छा। एक बफर टाइम होता है उसका। लेकिन अगर हम STDs की बात करें पर्टिकुलरली, बहुत 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 ज्यादा रेस कर गया है। ये जो ऐप कल्चर चला है, स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट, ये इस कल्चर की वजह से आया है। क्योंकि इन एप्स में जो एल्गोरिदम है वो आप भी जानते हो, यू फ्रॉम मतलब टेक्निकल हैंड, कि एक एल्गोरिदम के तहत ये ऐप चलती हैं, आपके सराउंडिंग लोकेशंस में दिखाती हैं। तो ये क्लोज्ड कम्युनिटी को डील करती हैं। अब उतने अगर फर्ज कर लीजिए 10 सेट ऑफ लोग हैं जिनको इस एरिया में केटर करना है हमको, जिसमें से 4 फीमेल्स हैं, 6 मेल्स हैं। अब इन 4 फीमेल्स को बार बार सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन चाहिए, अलग अलग लोगों के साथ चाहिए। इन 6 मेल्स को बार बार सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन चाहिए और अलग अलग लोगों के साथ चाहिए। तो इन सबको जो ये मिक्स मैच कराता है, एक पार्टनर से दूसरा, दूसरे पार्टनर से तीसरा, तो वो कहीं ना कहीं एक साइकिल बन जाती है। अच्छा। ये क्लोज्ड कम्युनिटी साइकिल STDs को प्रमोट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्या है कॉमन STDs? कॉमन STDs सबसे पहले तो यूरिनरी इन्फेक्शंस के साथ में, क्योंकि फीमेल्स में जो मूत्राशय की नली है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, वो छोटी होती है। मेल्स में उनके मुकाबले थोड़ी लंबी नली होती है। मेल्स में इतनी जल्दी UTI नहीं आ पाता, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि E. coli बैक्टीरिया के जरिए होता है। जनरली हम लोग जब यूरिन कल्चर कराते हैं तो E. coli बैक्टीरिया उसमें आता है और यूरिन की रिपोर्ट्स थोड़ी सी एबनॉर्मल आने लगती हैं। और मोर ओवर उसके साथ में दीज पीपल कंप्लेंट ऑफ वाइट डिस्चार्ज, कि कुछ सर दही जैसा या कुछ ऐसा फटा दूध जैसा कुछ डिस्चार्ज हो रहा है और इचिंग हो रही है। ये 3 चीजें प्राइमरीली फीमेल्स लेकर आती हैं और इसका रीजन बहुत सारे अलग अलग, अगर हम स्टाफ ऑरिस की बात करें ऑर्गेनिज्म की, या E. coli की बात करें, या कोई भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो हर कल्चर में अलग होते हैं। तो इट डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी किस तरीके के इन्फेक्शन लेके आए हैं। कभी कभी STDs में जो वेनेरियल डिजीजेस हैं वो भी लेकर आ जाते हैं लोग, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अंदर आता है। हर्पीज लेके आ जाते हैं, जो हर्पेटिक इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि फैलते बहुत तेजी से हैं। ये सब वायरल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शंस भी लेकर आते हैं। लेकिन अगेन इन सारी चीजों को ट्रीट करना एक प्रॉपर डॉक्टर को डिसाइड करना चाहिए। जो लोग मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीद लेते हैं कि सर मेरे को ये हो रहा है, वो ट्यूब दे दो, तो वो एक व्हाइट कलर की ट्यूब या फिर वो स्टेरॉइड दे देगा। मेडिकल स्टोर वाला अपनी आपकी बढ़ाई करने के लिए आपको स्टेरॉइड दे देगा कि ये ट्यूब लगा लो वहां पे, लेकिन स्टेरॉइड का काम है नसों को सिकोड़ देना। तो वो पेनिस को सिकोड़ देता है, वजाइनल एंड पे सिकोड़ देता है और आपकी प्रॉब्लम को वर्सन कर देता है। तो इसको प्रॉपरली एक इन्फेक्शियस जो डिजीजेस डॉक्टर्स देखते हैं, मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं या नेचुरल MBBS डॉक्टर्स हैं, उनको जाके दिखाएं, वो आपको एक बेहतर सोल्यूशन दे पाएंगे। आपने एड्स के लिए बोला कि वो आपको बहुत टाइम बाद पता चलता है, मतलब अगर आपको हो जाता है तो ऐसा कितने टाइम बाद पता लगता है? 90 डेज की जनरली साइकिल देखते हैं, 45 डेज पे एनालिसिस करते हैं। लेकिन इसका बहुत ज्यादा अभी हमें इटियोलॉजी नहीं पता है, बिकॉज एड्स का ट्रीटमेंट नहीं आ पाया। इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसीलिए वो एड्स है, एक हवा है बहुत बड़ा। जिस दिन ट्रीटमेंट आ गया वो हवा भी नहीं माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसका ऑनसेट क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, कि कहाँ पे वो जी रहा है हार्मोन, कहाँ पे वो इन्फेक्शन आया है और कैसे वो रिग्रेस करने वाला है या कैसे आगे बढ़ने वाला है। ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन इसकी इटियोलॉजी बहुत स्पेसिफिक नहीं आई है अभी हमारी किताबों में। Okay, so I was reading a study that women are said to find men's smell attractive. So what else can men do to, spice up their sex life? कामा सूत्रा में एक इसका पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है, एक पूरा सेक्शन है स्मेल। स्मेल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सेक्स लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए।
अगर हम उस किताब के हिसाब से भी जाए ना तो फीमेल्स में भी फ्रॉम द नेक टू योर टो अलग अलग एरियाज में, फ्रॉम योर कमर टू एवरीवेयर, अलग अलग एरियाज में अलग अलग स्मेल का प्रावधान दिया गया है. अच्छा. When you come from, it would be milder. When you go down, it will be deeper. And whenever you go more down, it will be more intense. तो उन smells को अगर हम उस knowledge को अगर देखें और हमारी personal knowledge, ठीक है, हम recommend करते हैं, लोग बोलते हैं कि yes sir, वो smell ने बहुत अच्छा काम किया और that has played a very good role in my sex life. Generally मेरे को आके बताते नहीं है ऐसी चीजें, लेकिन कुछ patients आके बता देते हैं. लेकिन अगर हम उस chapter को पकड़ें, smell plays a very, very, very crucial role, important role in your sex life. Okay. और moreover, अगर एक आदमी है, he should be hygienic. पसीने की स्मेल नहीं होनी चाहिए. That's the biggest turn off. Females में अगर वो किचन में है तो मसालों की स्मेल नहीं होनी चाहिए. That's the biggest turn off. या फिर किसी भी चीज की, किसी भी एनवायरमेंट में आप रह रहे हो, जैसे हम अगर बात करें पर्सनली कि हम दवाइयों के बीच में हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में रहते हैं, सो माय कपड़ा स्मेल्स लाइक अ हॉस्पिटल वाली जो एक वो स्मेल आती है ना, वो बीटाडीन वाली और वो वाली जो स्मेल्स आती हैं. सो जिस भी एनवायरनमेंट में ऑक्यूपेशनल जो भी है, लोगों को उस स्मेल से बाहर निकल के उसके बाद में सेक्सुअल उस पे जाना चाहिए. और मोर ओवर एक स्मेल और अच्छा हाइजीन को डिपेंडेंट है कि अगर वो क्रिएट करें, अगर एक ऑरा बना के रखें अपना, तो वो बहुत स्पाइस अप करेगा आपकी सेक्स लाइफ को. Okay. People of which age group are most sexually active? 40 to 50 years. That's strange, but okay. That's very strange because sexual orientation और moreover confidence या फिर आप कह लीजिए डर इस एज तक खत्म हो जाता है. Okay. स्टैचर आपको मिल जाता है, आप जो अचीव करना चाहते हो किसी को मिल गया है, कोई फिर भी लगा हुआ है. लेकिन सबसे ज्यादा जो एक फ्री माइंडेड सेक्स मैं बोलूंगा, मैं फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करता, फ्री माइंडेड और अच्छे सेक्स की बात करूंगा, वो 40 से 50 साल के बीच में लोग कर रहे हैं और मोर ओवर उसके ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं. Okay. अगर हम बात करेंगे 20 साल से 30 साल के लोगों की या फिर 30 साल से 40 साल के लोगों की, उनकी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन बहुत अच्छी है, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है. बिकॉज यू आर अ सेक्सोलॉजिस्ट और आप इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपके पास बहुत अलग अलग स्टेट से बहुत सारे लोग आते होंगे. तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन ज्योग्राफी, ऐसे कौन से स्टेट्स आप देखते हो जहाँ पर लोग सबसे ज्यादा सेक्सुअली ड्रिवन है? मोर ओवर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारी टीम में डिस्कस होता है कि मोर ओवर अगर हम स्टैट्स की भी बात करें ना, तो सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी सेक्स लाइफ जो ये कर्नाटक साइड है ना, जो ये थोड़ा सा वो वाला एरिया है, तमिलनाडु कर्नाटक वाला साइड, उसकी साइड हो रहा है. क्योंकि इनके जो फंक्शंस हैं, बॉडी फंक्शंस हैं, मोर ओवर कह लीजिए स्किन टाइप अगर कह लें, क्योंकि पेनाइल स्किन, वजाइनल स्किन, ऊपर का जो स्ट्रक्चर रहता है, उसमें जो एक टाइटनेस है, इतनी जल्दी उसमें वो नहीं आ रही, झुर्रियां नहीं पड़ रही हैं, या फिर इतनी जल्दी लूजनिंग नहीं हो रही, क्योंकि मेलेनिन बहुत ज्यादा है और मोर ओवर डार्क कॉम्प्लेक्शंस होता है, तो इतनी जल्दी कोई भी स्किन डिजीज भी नहीं हो पाती उनको, क्योंकि उसका इफेक्ट हमने ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, जिनके मेलेनिन ज्यादा उनको स्किन कैंसर नहीं हो सकता. तो मोर ओवर उनके टिश्यूज भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड करते हैं. दे हैव अ टाइटर बॉडी. अगर आप अफ्रीका की भी बात करोगे ना, तो दे हैव अ टाइटर बॉडी, दे हैव बिग. अगर हम आपकी बात करेंगे कि अगर पेल्विक एरियाज हैं, तो फीमेल्स के थोड़े बड़े पेल्विक एरियाज हैं. सिमिलरली आप कर्नाटक में भी ये चीज देखोगे, तमिलनाडु में भी ये चीज देखोगे कि पेल्विक एरियाज बड़े हैं. सो मोर ओवर द बिगर द पेल्विक एरिया, द मोर द गुड, द बेटर द सेक्सुअल लाइफ. और ये लोग सबसे अच्छा सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और इनमें प्रॉब्लम्स भी बहुत कम है. जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनमें प्रॉब्लम्स हैं बैंगलोर में, या फिर हमारे बैंगलोर के अगर पेशेंट्स की बात करें, उनके माइग्रेटरी पेशेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली वो करें तो वहां से पेशेंट्स हमारे बहुत कम हैं. ओके. आपको क्या लगता है, व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर डल अनफुलफिल्ड सेक्स लाइफ अमंगस्ट द कपल्स? बात नहीं करते आपस में. कम्युनिकेशन इज द की टू एनीथिंग पॉसिबल. पाइलॉन्स बहुत ज्यादा हैं,
डल इसलिए है क्योंकि पाइलॉन्स हैं, पाइलॉन्स इसलिए हैं क्योंकि मन में बात रखी है। अगर आप किसी भी एक स्पेस में आते हो और आपको पता है कि ये आप अगर ऑफिस में जाते हो, अगर आपकी पता है आपको पेंडेंसीज हैं, इन लोगों के पैसे देने हैं, और अगर वो क्लाइंट स्पेस में बैठे हुए हैं आपकी, आपका ऑफिस आने का ऑरा ही बदल गया। और अगर आप इंटेंशंस हैं कि मैं नहीं दूंगा, ठीक है, तो आपका ऑरा ही बदल गया, तो एक नेगेटिव ऑरा के साथ आप उस स्पेस में गए हो। सिमिलरली आप अगर घर आते हो अपने, और सामने वाली वाइफ या पार्टनर या आपका जो भी फीमेल है, अगर उसके मन में या आपके मन में कोई ऐसी चीजें हैं जो कि आप छुपा रहे हो या वो छुपा रही है, लेकिन आपको साइलेंटली पता है एक कोल्ड वॉर चल रहा है, ये आपकी सेक्स लाइफ को डल भी करेगा, बिल्कुल जीरो भी कर देगा, और एक आप सेक्सलेस मैरिज का शिकार बन जाओगे, क्योंकि 6-6 साल 7-7 साल पढ़े लिखे लोग सेक्सलेस मैरिज का शिकार हैं। सेक्स हुआ ही नहीं सर, हमने अलग अलग बेडरूम में सोना शुरू कर दिया, हमने ट्रांसफर ले लिया अपने अपने गवर्नमेंट जॉब्स का, हम बस एक दूसरे से बचते रहे, लेकिन बात नहीं करी। सबसे आसान काम क्या है? बात करना, और किसी एक इंसान का या दोनों इंसानों का झुकना। झुकना कोई चाहता नहीं, इक्वालिटी की तरफ भाग रहे हैं, तो इक्वालिटी छोड़ देना चाहिए। पार्टनर के साथ कुछ भी ऊपर या नीचे नहीं होता है, सब कुछ साथ होता है। कोई भी अगर बढ़ रहा है तो वो गलत नहीं है, कोई भी अगर उसकी फीमेल को अगर सक्सेस मिल रही है तो मेल्स कहीं ना कहीं उस चीज को ईगो पे ले जाते हैं कि भाई तुम्हारी सक्सेस इतनी ज्यादा है इसीलिए तुम्हारी जरूरत ज्यादा है, तो सेक्स को सक्सेस से मैच करने लगते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी ओवर पावर करने लगते हैं, कभी कभी फीमेल ओवर पावर करती, कभी कभी मेल ओवर पावर करता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच क्या खत्म हो जाता है? रिलेशनशिप, आपका कम्युनिकेशन, कि आपका जो गुड टर्म्स थे जिसके लिए आप दोनों साथ आए थे, इन आर बैड टाइम्स, हम फेरो में बोलते हैं, इन आर बैड टाइम्स, इन आर गुड टाइम्स, इन आर सिक टाइम्स वी विल बी टुगेदर, हम वो खो देते हैं। तो वो नहीं खोना चाहिए। सो कम्युनिकेशन इज द की, चाहे अच्छी सेक्स लाइफ हो चाहे बैड सेक्स लाइफ हो, बट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेल मी सम वियर्ड प्रॉब्लम्स जो लोग आपके पास लेकर आते हैं। बहुत बार लोग, मतलब एक 45 साल का 42 साल का पेशेंट है, रिसाइड्स एट यूएस, शादी नहीं करना चाहता। ओके। वो बोलता है कि सर मेरे फादर ने इतना कमा लिया है, खर्चा कौन करेगा? अब मैं सिर्फ और सिर्फ हर नेशनैलिटी की फीमेल्स को ट्राई करना चाहता हूं। रिपीटेडली वो उस प्रॉब्लम को बार बार उसने साइकोलॉजिकली अपने आप को उधर फिट कर लिया है कि मैं ठीक नहीं हूं, जबकि वो बिल्कुल ठीक है। तो ये एक वियर्ड बात है। एक अच्छे स्टैचर का आदमी जिसके पास सब कुछ है, जो कुछ भी अफोर्ड कर सकता है, वो एक साइकोलॉजिकली थॉट से अपने आप को वीक कर रहा है और अननेसेसरी एन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स ले रहा है जिसकी उसको जरूरत ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो बहुत लोग जिनके पेनिस बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं और उसके बाद वो कपल काउंसलिंग में बोल रहे होते हैं मेरा तो बहुत अच्छा चलता है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं। वो तो इन्हीं को समझ नहीं आता है कि पता नहीं क्या चाहिए। जब मेल ऐसी बातें करने लगते हैं और चेकअप पे पता लगता है कि दे हैव एब्सेंट, लिटरली एब्सेंट, विजुअली अगर आप देखोगे नथिंग इज विजिबल, जो सारी चीजें श्रिंक हो चुकी हैं। तो जो एक्सेप्टेंस नहीं है मेल में, एक में ओवर एक्सेप्टेंस है, एक में एक्सेप्टेंस नहीं है। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। दोनों चीजें अपने आप में ही बहुत वियर्ड हैं कि आदमी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता या मोर ओवर अपने आप को फेस नहीं करना चाहता, और अगर प्रॉब्लम है तो सामने नहीं आना चाहता। डू यू थिंक कि हमारे गट हेल्थ और हमारे सेक्सुअल वेलनेस के बीच में कोई रिलेशनशिप है? बहुत बड़ा रिलेशन है। वी स्टार्टेड इन 1926। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर राजवैद्य पंडित चंद्रसेन जैन, he was a registered medical practitioner at that point of time. मेरे फिर ग्रैंडफादर राजवैद्य डॉक्टर चंद्र कुमार जैन, अगेन SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेडिकल ऑफिसर रहे। मेरे फादर आयुर्वेदाचार्य, मैं एक एलोपैथिक बैकग्राउंड से आया। स्टार्ट कहां से हुआ था? पेट रोग विशेषज्ञ थे वो। कहीं ना कहीं पेट की प्रॉब्लम्स उस समय ज्यादा आने लग गई थी क्योंकि एक दौर अलग चल रहा था। उस समय हरित क्रांति भी आई थी, है ना। हरित क्रांति के बाद में बहुत लोगों को डाइजेशन के इश्यूज होने लगे थे। वो कब हार्मोनल इश्यूज में बदल गए, तो उसके लिए हम लोगों ने और रिसर्च करी। वो कब सेक्सुअल फंक्शंस को डाउनग्रेड करने लगे, जो कि आज की डेट में हो रहा है ब्लॉकेजेस की वजह से। आप देखते हो कि लोगों को हार्ट अटैक आ गए सोते सोते नींद में, दे आर नो मोर।
तो ये सब क्या है, ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट कमजोर हो रहा है। तो गट हेल्थ अगर कमजोर होगी तो इन टर्न आपके बॉडी में एनर्जी लेवल्स डाउन होंगे। अगर एनर्जी लेवल्स डाउन होंगे तो आपका दिल कमजोर होगा, और अगर दिल कमजोर होगा आप कभी अच्छी सेक्सुअल लाइफ अटेन नहीं कर सकते। So it has a huge impact. इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मतलब 99 पर आयुर्वेद कहता है 99% रोग पेट से होके गुजरते हैं। मतलब वॉट एवर यू ईट, वॉट एवर यू पुट इनसाइड योर बॉडी शुड बी टेकन केयर। वो कहाँ से आया है, कहाँ से सोर्स हुआ है, किसने बनाया है, किन इंटेंशंस के साथ बनाया है। इसीलिए आजकल वीगनिज्म बहुत चल रहा है। तो इट्स अबाउट द वाइब्रेशंस ऑफ द फूड। यू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, ऑब्वियसली उसके वाइब्रेशंस तो नेगेटिव है ना। किसी को मारा है, किसी को कष्ट हुआ है, कहीं ना कहीं ब्लड उसमें अंदर जम गया है, वो ब्लड अंदर जाएगा तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। और अब जो स्टेरॉइड्स और वो लगा के जो पूरी एक फार्मिंग करी जा रही है चिकन्स की और मीट की और एन नंबर ऑफ थिंग्स की, समवेयर समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर गट। बहुत जरूरी है कि अपने पेट की आप ध्यान रखें। और पेट रोग सबसे बड़ा रोग है। मतलब IBS और IBD बहुत आ रहे हैं आजकल, आप सुन रहे होंगे। इन्फ्लेमेटरी बोवल सिंड्रोम्स लोगों को आ रहे हैं, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अर्ली एजेस पे आ रही हैं। तो दिस कुड बी टेकन केयर। अच्छा, एज अ सेक्सोलॉजिस्ट आपके प्रोफेशन के बारे में लोगों को क्या वियर्ड मिसकंसेप्शंस है? और कोई तो देखो बहुत बोल नहीं पाता हमसे, लेकिन फ्रेंड्स लोग अगर बोलते हैं ना कि तुम क्या करते हो, तो it's important. I look at penises all day. That's my job. एक रीजन रहा था, मैं 6 महीना इंटर्नशिप में क्वीन मेरी हॉस्पिटल है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, मैं उसमें 3 महीना मेरा पोस्टिंग लगा। और इतना, और गायनेकोलॉजी विभाग में लगा, इतना ज्यादा हमें फीमेल्स को देखना पड़ रहा था, इतना ज्यादा गायनेक उसमें OPD में देखना पड़ रहा था कि उस चीज से ओरिएंटेशन ही हट गया। जब मैं गायनेकोलॉजिस्ट उस समय बनना चाह रहा था, उसके बाद मैंने प्लान चेंज कर दिया कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनूंगा। अच्छा। तो इट इज समवेयर, सेक्सोलॉजिस्ट होने के नाते एक टास्क तो है सर, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत स्मेल्स को हैंडल करना पड़ता है, हर चीज देखनी पड़ती है। अब चैलेंजेस हैं, प्रोफेशन है, लेकिन उसी चीज के ऊपर मेरे फोरफादर्स ने अगर महारत हासिल करी है, तो आज मैं अपने लेवल पे कितना जेन्युइनली उस चीज को अपने एक्सपीरियंस से जितना देखूंगा उतना एक्सपीरियंस होगा, और जितना तजुर्बा होगा उतना ही अच्छा डॉक्टर माना जाता है। तो जरूरी है, मेरा मतलब बेन और बून सब वही है। जैसे कि आपने बताया कि हमारी गट हेल्थ हमारी सेक्सुअल हेल्थ को भी बहुत इम्पैक्ट करती है। सो डू यू हैव एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ गट हेल्थ? इसके लिए अगर हम जो ये क्लिनिकली प्रूवन और क्लिनिकली टेस्टेड अगर हम एक प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत अच्छा है गट किट के नाम से। ये गट किट आपको कोई भी सिंथेटिक चीज नहीं देगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि डालो उसमें पानी में और घोल के पी लो या फिर फिज निकलेगी उसमें। जहां पे ये सारी एक्टिविटीज, पाउडर डालो उसमें से फिज आएगा, गोली डालो उसमें से फिज आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जहां पे ये सारे फिज वाली चीजें आ गई, वहां पे कहीं ना कहीं सिंथेटिक एडिटिव्स का यूज हो रहा है। कभी भी बिना सिंथेटिक के फिज नहीं निकलेगा। कहीं पे भी आपको खाना सोडा, टार्टरिक एसिड, ये सब चीजें आप जानते हो। लेकिन अगर हम गट किट की बात करें, ये ओवरऑल आपके जो एक फ्लोरा और फौना है, जो आपके गुड बैक्टीरियाज हैं उनको इंटैक्ट करता है। आपके एक गैस्ट्रिक ग्लेक्स कैप्सूल है उसमें, उसको आप ऑल्टरनेट डेज लेते हो तो आपके वो गट को क्लीन करता है। एक प्रो डाइजेस्टिव सप्लीमेंट है, उसको आप चूस के खाते हो हर खाने के बाद, दैट गिव्स यू अ गुड टेस्ट। आपको जो नींबू का उसमें जो रियल लेमन का वो है, मतलब आप ये इमेजिन करो उस गोली को बनाने के लिए लोग हाथ से आज भी बना रहे हैं। आज भी उसमें मशीनों का यूज नहीं किया जा रहा है कि मशीन प्रेस करके दवा या गोली बनाई जा रही हो, सारी हैंड प्रोसेस्ड है। तो जरूरी है कि हम एक अच्छे प्रोडक्ट का चयन करें और जरूरी है कि उसमें कोई एडिड प्रिजर्वेटिव है या नहीं, या जो ये बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं जिनको अलग अलग भाषा में लोग लिख देते हैं, उनका चयन करें। अगर ये सब आप गट के लिए खा रहे हो, गट को ठीक करने के लिए, एक तरीके से आप उसको डैमेज कर रहे हो। गट किट में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसा कि हमने उसके रिजल्ट्स देखे हैं, आज 42 years से मार्केट में है, we have seen tremendous results and no dependency at all.
और जिम जो भी लोग जाते हैं वो आजकल कैलोरी काउंट पे भी बहुत ध्यान रखते हैं कि इतनी कैलोरीज हो गई है, इतनी कैलोरीज ही लेनी है, तो क्या वो ठीक है? मैंने आज सुबह सुबह एक सवाल किया है, मेरे साथ में धीरज थे, उनसे मैंने पूछा भाई सुबह सुबह क्या खा के आए हो? ही सेड कि भाई केला खा के आए। मॉर्निंग में 5 बजे 7 बजे 8 बजे अगर आप केला खा रहे हो, तो मैंने कहा ये आपने फूड खाया या फ्यूल की तरह खाया? तो सामने वाले ने बोला कि फ्यूल की तरह खाया। तो whenever you count your food into calories, into carbohydrates, protein, fat, fiber, तो आप उसकी इंटेंसिटी के साथ खेल रहे हो। जबकि अगर हम बात करें कि भाई रास्ते में हमने उसके बाद में बहुत अच्छी मिर्ची की पकौड़ियां खाई, अच्छी चटनी के साथ खाई, हमें बहुत अच्छा लगा, तब मैंने ये सवाल किया कि तुमने फूड खाया या फ्यूल लिया? तो उसने बोला कि भाई फूड खाया। मैंने कहा मन खुश हुआ? हाँ भाई मन खुश हुआ। तो फूड इज ऑलवेज ऑलवेज रेगुलेटेड टू योर माइंड एंड ब्रेन का कितना अपलिफ्टमेंट हो रहा है, आप कितना खुश हो रहे हो खा के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्यूल की तरह आप सिर्फ सैलेड खा रहे हो। कहीं ना कहीं आप कैलोरीज काउंट करने, एफडीए बोलता है 500 कैलोरी होनी चाहिए एक दिन में मील्स के साथ, मतलब एक मील में एक आदमी की। किसी किसी को बोलता है लेकिन कि भाई अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको 350 कर दो, किसी की मेडिकल कंडीशन है तो उसको 650 कर दो। लेकिन ये 5.5 साल एमबीबीएस करके, 3 साल एमडी करके, उसके बाद 10 साल एक्सपीरियंस करने के बाद में कोई कंसल्टेंट जब आपसे कैलोरीज की बात कहे तो उसको मानते हैं कि भाई ठीक है कहीं एक्सपीरियंस्ड आ रही है। लेकिन अगर आप ये ट्रेनर्स के चक्कर में या जो ये मार्केटिंग चल रही है आजकल के ये कैलोरीज, ये फैट बर्न और ये सब, ये फिज ले लो, ये आपकी कैलोरी, ये आपके इंटेक को कम कर देगा, आपकी क्रेविंग को कम कर देगा, एक तरीके से आप अपने हार्ट को वीक कर रहे हो। आप अपनी मेंटल वाइब्रेशंस जो कि फूड से एक हैप्पी वाइब्रेशंस आती थी, आप उसको खाने को उन सब मापदंडों में तौल के कहीं ना कहीं अपने डिप्रेशन की ओर जा रहे हो, क्योंकि अच्छा खाना नहीं खा पाओगे तो खुशी कहां से मिलेगी दिन भर में। तो इंपॉर्टेंट है कैलोरी काउंट ना करें, अपने खाने को कहां से सोर्स हुआ है, अगर वो रीहीटेड ऑयल में बना है कि नहीं बना है उसमें, या फिर आपके घर में ही जो भी बन रहा है, जो आपकी मदर फादर या आप सिंगल रह रहे हैं खुद कुक करें, तो उसके वाइब्रेशंस को जब आप इनहेरिट मतलब आप धारण करते हो ना, वो आपको पोषण देता है। कुछ भी देख के आप खा रहे हो, आप खाने को असेस ही नहीं कर पा रहे हो, मैं क्या खा रहा हूं, मैं उसका टेस्ट ले पा रहा हूं नहीं ले पा रहा हूं, तो जब तक आपकी इंद्रियां जो कि एक चक्षु इंद्री है आपकी, अगर टेस्ट बड्स हैं, टेस्ट बड्स अगर हैप्पी नहीं हो रहे हैं, आपके ब्रेन में कैसे डोपामीन का वो देंगे, प्रोडक्शन देंगे, कैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, कैसे आपके जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो आएंगे। सो इट्स अबाउट ईटिंग इन अ राइट टाइम and in a right proportion, but eating good, not eating as a fuel। आप गाड़ी नहीं हो कि आपने पेट्रोल डाला और चलो, आप इंसान हो, आपको जरूरी है कि आप एक बेहतर लाइफस्टाइल के साथ में एक बेहतर खाने का चॉइस करें। अच्छा, अरे वाह, दैट्स ग्रेट। टू कंक्लूड दिस, एक फाइनल क्वेश्चन आप और बताइए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिकॉज स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है, तो वो स्ट्रेस कैसे सेक्स लाइफ इम्पैक्ट कर रहा है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ सबसे पहले हिंडर होती है, उसके बाद में मेंटल हेल्थ जब हिंडर होती है तो आपकी फैमिलियल जो आपकी कर्तव्य निर्वाहन थे वो सब चले जाते हैं, बिकॉज काम को आप प्रायोरिटाइज करने लगते हो। अगर आपका पर्सनल हेल्थ, फैमिलियल हेल्थ आपकी डैमेज होती है तो सेक्स लाइफ डैमेज होने लगती है। ये सारी चीजें लैंड अप कहां करती हैं कि भाई सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं, क्योंकि घर पे तो वो सुख मिल नहीं रहा, हम उसको एक्स्ट्रा मैरिटल में ले लेते हैं, कहीं से तो सुख मिले। वहां से आपकी मेंटल डिप्रेशन का समय शुरू होता है। वो डिक्लाइन जो आपका है, आप उसको साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हो, थेरेपिस्ट के पास जाते हो, डॉक्टर्स के पास जाते हो, सबके पास जाते हो, लेकिन आप उस कमी को जब तक अपने हेल्थ के रूप में ट्रीट नहीं करते हो, जब तक आप उसको अपने ओवरऑल मतलब हेल्दी एटीट्यूड नहीं लेकर चलते हो, या पार्टनर के साथ एक अच्छा एटीट्यूड नहीं लेकर चलते हो, आप ट्रीट नहीं कर पाते हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अभी एक वर्कशॉप हुई थी हमारी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ में। उस वर्कशॉप में करीब 800 लोग थे। 800 लोगों की, और उन एचआर की डिमांड हमसे ये थी कि सर
बिना दवा दिए हुए, बिना कुछ भी, क्योंकि कोई दवा नहीं खाना चाहता हमारे यहाँ, आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि ये लोग मेंटली बहुत अच्छे हो जाएं। तो सेक्सुअल और मेंटली जब हमने उनकी वर्कशॉप ली है, उस मुंबई में ये वर्कशॉप थी, तो उनकी वर्कशॉप में ये चीज देखी गई कि उनकी सेक्सुअल लाइफ 90% लोगों की एक तरीके से बहुत नेगेटिव चल रही है। और ये नेगेटिविटी उनके मेंटल स्ट्रेस की वजह से है, जो कॉर्पोरेट कल्चर है, जो शीट्स के ऊपर जो उनको जितनी फास्ट तरीके से काम करना है, उन सब रीजंस की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ चली गई। खाना पीना, वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया तो एक जगह सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, और इन टर्न उनकी सेक्सुअल लाइफ, गट हेल्थ खराब हुई तो ब्लोटिंग शुरू हो गई, हेल्थ बहुत ज्यादा डिमिनिश होने लगी, सेक्सुअल हेल्थ खराब हो गई। सिर्फ कुछ मनूवर से, सिर्फ कुछ टेक्निक से, जो कि इरेक्टी केयर प्रो हम बताते हैं कि इरेक्टी केयर प्रो है, और भी कई टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें कोई भी सुई नहीं लगती, कोई भी चीरा नहीं लगता, कोई अलग से एनेस्थेटिक या एडमिट करने की जरूरत नहीं होती। उसके बिना हम लोग आपको 1 सेशन, 2 सेशन या 3 महीने में 1 सेशन मात्र से आपकी सेक्सुअल लाइफ को बेटर करते हैं, गट हेल्थ आपकी बेटर हो जाती है, बॉडी में एक नई एनर्जी लेवल्स आने लगती हैं। तो कॉर्पोरेट कल्चर्स में इन थेरेपी सिस्टम्स का बहुत बड़ा रोल माना गया है, अदर देन मेडिसिन्स। तो जरूरी है कि बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखें, उनको सेक्सुअल वेलनेस के लिए भी प्रमोट करें। यस, इट इज अ टैबू, बट समवेयर इफ दे विल बी सेक्सुअली ग्रेटिफाइड, अगर उनको एक अच्छा लाइफ चल रहा है, वो मेंटली भी बहुत अच्छे होंगे, उनका जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, उनका जो एफर्ट्स हैं, वो भी कंपनी के लिए ज्यादा लगाएंगे, इन टर्न सबकी ग्रोथ है। सो विन विन सिचुएशन। या दैट्स ग्रेट। आजकल मार्केट में बहुत सारे डीले कॉन्डम भी चल रहे हैं, ऐसे स्प्रेज भी होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इनको प्रमोट कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है, ये काम करते हैं या फिर ये बस एक मार्केटिंग गिमिक है? डेफिनेटली काम करते हैं, बहुत लोगों के साथ काम भी कर रहे हैं, बहुत लोग इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। अच्छा। लेकिन इनका कंटेंट अगर आप देखोगे ना, तो इसमें सुन्न करने वाली दवा पड़ी हुई है, जैसे लिग्नोकेन जेलीज होती हैं, जो हम लोग एनेस्थीसिया ऑपरेशंस के टाइम पे यूज करते हैं। डेंटिस्ट उसको, दांत अगर आपका कुछ भी ट्रीटमेंट करें तो उसको लगा देंगे, वहां पे एक इंजेक्शन लगा देंगे, उसका टाइम लाइन मतलब बायो अवेलेबिलिटी अगर बॉडी में उसकी बोले तो बहुत कम होती है, 15-20 मिनट रहती है। लेकिन आपकी नर्व एंडिंग्स जो पेनिस के ऊपर हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी जो वजाइना के ऊपर, जो क्लिटोरिस के ऊपर नर्व एंडिंग्स हैं, उसके ऊपर बार बार अगर सुन्न करने वाली दवा आप लगाओगे, एक टाइम पे आपको फील होना ही बंद हो जाता है कि सर इरेक्ट तो रह गया, लेकिन जितना फीलिंग्स थी वो चली गई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या है, ये प्रियापिज्म में भी एक वो हो जाती है कि इरेक्शन 1-1 घंटे तक चल रहे हैं, 2-2 घंटे तक चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मिक्स इंजेक्शंस भी आजकल प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, बहुत जिनमें इम्पोर्टेंसी है वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये स्प्रेज आ रहे हैं, जो ये अननेसेसरी क्रीम्स आ रही हैं, बाम्स आ रहे हैं, ये अनरेगुलेटेड मानूंगा मैं इनको। इनके लिए प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जरूरी है कि आप डिलेड कॉन्डम्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आप जल्दी इजैकुलेट कर जाते हो, लेकिन उसका यूज किसी सिंथेटिक और डेंजरस एनेस्थीसिया का लगा के करना, वो कहीं ना कहीं नुकसान है। एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर इतनी लंबी जर्नी करके एक एनेस्थीसिया में एमडी करता है, तब वो जाके ऑपरेशंस को असिस्ट कर पाता है। आप सोचो, यही चीज ओवर द काउंटर मिलने लग रही है, तो क्या वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हेल्थ बेनिफिट्स या नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स नहीं देगी? तो डेफिनेटली देगी, और हमें बहुत ज्यादा इनके ऊपर आदी नहीं होना चाहिए। कभी कभी यूज करना इज फाइन, बट अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसकी भी एक सोल्यूशन हमें लेके जाना चाहिए, जो कि बहुत बार नेचुरल थेरेपी सिस्टम्स, अल्मा डुओ या इरेक्टी केयर प्रो, या छोटी छोटी मनूवर्स, टेक्निक्स, या फिर कुछ बेसिक दवाइयां जैसे कॉन्ड्रियन किट हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, 15 दिन में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है, क्योंकि ब्लॉकेजेस के एंड पे रहता है ये सारा। तो ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व भी हो जाती है, और आपको इन सब घातक दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। डॉक्टर, लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने इस बारे में बात करी थी दैट यू हैव अ वेरी वंडरफुल लेगेसी। आप थोड़ा सा प्लीज उसके बारे में दोबारा बताइए। 2026 में हम लोग 100 इयर्स सेलिब्रेट करने वाले हैं, 100 इयर्स सेलिब्रेटिंग सेक्सुअल वेलनेस, जो कि गट हेल्थ से शुरू हुई थी, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत रिसर्चेस करी।
और रिसर्च, आपको ये रिसर्च पेपर भी मैंने आपको दिखाया है कि मोर ओवर हमने जितने भी पेशेंट्स के ऊपर इसको प्रयोग किया है, और जिसमें 200 लोग थे जिनका बिल्कुल भी कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, और बैकग्राउंड के बगैर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बगैर, और ब्रांड को डिस्क्लोज किए बगैर, या फिर डॉक्टर को डिस्क्लोज किए बगैर। बहुत बार पेशेंट हमारे पास आता है और मेरे कॉन्फिडेंस के लेवल पे बोलता है कि नहीं सर आप कॉन्फिडेंट हो तो मैं कॉन्फिडेंट हूं। अब इन सब अगर चीजों को भूल जाए, अगर लोग मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं, तो कॉन्ड्रियोन किट और हाई पावर किट के ऊपर जो स्टडीज हमने करी हैं, हर उसके ऊपर QR कोड भी हमने लगाया हुआ है, सबको पढ़नी चाहिए। वो स्टडीज हैज वर्क ट्रेमेंडस। तो हम लोग जो 100 साल अपने पूरे कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें मिला क्या? हमें स्टडीज हमने दिया सोसाइटीज को, जो कि CTRI गवर्नमेंट की बॉडी है, उनके साथ में करते हैं। इनके साथ में हमने पेटेंट्स लिए, जो कि टेक्नोलॉजीज और थेरेपी सिस्टम्स, जो कि लोग इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस के लेवल पे लोग डिपेंडेंट हो रहे थे, उनको उस चीज से निकाल के थेरेपी सिस्टम्स में, जिसमें सुई चीरे का इस्तेमाल नहीं है, जिसमें लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। नई टेक्नोलॉजी, और अगर कहें कि हाईएस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ इजराइल, US, अल्मा डुओ, जो कि FDA अप्रूव्ड भी है, हम उनके कॉम्बिनेशंस को भी कर रहे हैं। ये भी नहीं कि सिर्फ हम अपनी टेक्नोलॉजी को बताएं, हम जहां से भी हमें गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, जहां से भी अगर FDA बोलता है कि ये रिसर्च पेपर्स परफेक्ट है, हम उसको प्रयोग करके, जितने हमने रिसर्च देखी, जितने हमने इंटरनेशनल डॉक्टर्स हैं उनसे भी जो रिसर्चेस कॉन्फ्रेंसेस में बात करी, रिजल्ट्स ट्रेमेंडस हैं। अब अगर हम इन दोनों का अमैल्गमेशन अगर करते हैं, दोनों का यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, जो कि PE, ED, जो कि सिर्फ जनरली ब्लॉकेजेस की वजह से हो रही है, ब्लड फ्लो कम हो जाने की वजह से हो रही है, तो हमें उसमें ट्रेमेंडस रिजल्ट्स विद इन 2-3 सिटिंग्स आ जाते हैं। मोर ओवर हम अगर बोलें कि 18 घंटों के अंदर आ जाते हैं, जो कि पेशेंट अपनी नेकेड आईज से देख पाता है। तो ये अपने आप में 100 साल का सेलिब्रेशन है, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई फोरफादर्स, टू माई फैमिली, कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ और आज मैं इस स्टैचर पे आके लोगों को एक इजी एक्सेस टू सेक्सुअल फंक्शंस या सेक्सुअल डिसफंक्शंस या उनके ट्रीटमेंट को बिना कोई सिंथेटिक अपडेट्स के अगर मैं कर रहा हूं, कोली डिपेंडेंट सेक्स करने के लिए मना कर रहा हूं, अगर ये सब हम कर पा रहे हैं तो समवेयर इट्स अ विन-विन, और 100 years आर स्पेशल टू अस। Congratulations on that, and thank you much, so much for coming again. Thanks. हम दोबारा से कुछ करेंगे, For sure, part for sure, part 3. 3